हाँ जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रुन पर। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो कि रीट परीक्षा, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, राजस्थान में आयोजित होने वाली अपकमिंग वैकेंसी है, उसका एक महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जितने भी राज्यों के टेट एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सी टेट है, यूपी टेट है, एच टेट है, एमपी टेट है, बिहार टेट है, जितने भी राज्य हैं सभी में जो परीक्षाएं आयोजित होती है आपके शिक्षक पात्रता से संबंधित, उन सभी परीक्षाओं के अंदर जो है शिक्षा मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। उसी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विद्यार्थियों, उनका अपन इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अधिगम। अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया है। कुछ एक दो चार सिद्धांत और रहे हैं जिनकी जो है आज हम बात कर लेते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें अच्छा लगे तो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए देखिए अधिगम के सिद्धांतों में आज का जो अपना सिद्धांत है विद्यार्थियों, अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत, उसकी अपन बात कर लेते हैं। और आज का जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, उस सिद्धांत का नाम है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। आवश्यकता आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है विद्यार्थियों आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, आप इसको कह सकते हो। इस सिद्धांत का एक उपनाम जो है मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी है। इस सिद्धांत को जो है मांग पूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। मांग पूर्ति का सिद्धांत भी विद्यार्थियों से कहते हैं। इसी सिद्धांत को जो है विद्यार्थियों आपके आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी जो है आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत के उपनाम हैं। और ये सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, ये सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांतों के श्रेणी में आता है। मानवतावादी सिद्धांत यानी कि ऐसे सिद्धांत जिसमें मानव को एक विशेष तौर पर एक आप कह सकते हैं कि मानव को ही टारगेट करके, मानव की जो आवश्यकताएं हैं, मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मानव एक किस तरह से समाज के अंदर अपने आप को स्थापित करता है, समाज में रहकर के मानव किस तरह से सीखता है, मानव की इच्छाएं क्या है, मानव को किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को लेकर के मानव आगे चलता है, अपना जीवन जीता है, यानी कि एक मानवतावादी विचारधारा जो है उसको लेकर के चलने वाले जो सिद्धांत हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये जो आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत है ये एक मानवतावादी सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ उपनाम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत मानवतावादी मानवतावादी सिद्धांतों की श्रेणी का सिद्धांत है। ठीक है, यह जो सिद्धांत है विद्यार्थियों वो मानवतावादी सिद्धांतों की श्रेणी में है। मानवतावादी सिद्धांतों की श्रेणी में है। देखिए जैसा कि आपको पता है, मानवतावादी अगर बात करें तो विश्व इतिहास में अगर अपन जाते हैं तो विश्व इतिहास के अंदर पेट्रार्क जो है वो मानवतावाद के जनक मान जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पुनर्जागरण जब हुआ था विश्व के अंदर, विश्व में जो पुनर्जागरण हुआ था 14वीं-15वीं सदी के अंदर, उस समय उससे पहले जो है विश्व में चर्च का बोलबाला था। जो आपके यूरोप कंट्री की बात कर रहे हैं अपन, यूरोप कंट्री की ही बात होती है जब विश्व इतिहास की बात करते हैं। तो पुनर्जागरण जो हुआ था सबसे पहले यूरोप में ही हुआ था। यूरोप में भी इटली का जो शहर है फ्लोरेंस, वहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो पुनर्जागरण हुआ था उससे पहले चर्च का वहाँ पर आधिपत्य था, चर्च की चला करती थी। ईसाई धर्म जो है उसमें एक तरह से ढोंग, आडंबर, कुरीतियाँ, ये सब फैले हुए थे। और लोगों को जो है आध्यात्मिक रूप से बरगलाया जाता था, लोगों को जो है आध्यात्मिक रूप से जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि उनको रूढ़िवादी बनाया जा रहा था, उनको परंपरावादी बनाया जा रहा था। और चर्च के जो पादरी वर्ग था, जो पोप वर्ग था, वो ये सारे ढोंग और आडंबर किया करता था। अगर आपने इतिहास विषय का आपने अध्ययन किया है, विश्व इतिहास अगर आपने पढ़ा है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका पुनर्जागरण आता है। तो उसी दौरान जो है विद्यार्थियों एक मानवतावादी सोच की धारणा वहाँ पर जागृत हुई थी यूरोप के अंदर। और वो मानवतावादी सोच जो है वो यही थी कि भाई इंसान को अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, अध्यात्म में उसे जो है रहना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए उस व्यक्ति को, लेकिन इतना भी आध्यात्मिक नहीं होना चाहिए कि एक मानव की जो आवश्यकताएं हैं, मानव की इच्छाएं क्या है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है उसकी अवहेलना कर दी जाए और केवल सारे दिन बैठ के भजन किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे दिन बैठ कर भजन कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और धर्म के अंदर जो बुराइयां व्याप्त है
उन बुराइयों को दूर करना ज़रूरी है, उन बुराइयों को भी दूर करना की आवश्यकता है। फिर बाद में आपको पता है पुनर्जागरण के बाद में धर्म सुधार आंदोलन भी चला था यूरोप के अंदर। तो मैं वहीं से बात कर रहा हूँ कि मानवतावाद की जो बात है, मानवतावादी सिद्धांत की जो पृष्ठभूमि है, वो वहीं से यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही प्रारंभ हुई मानी जाती है। क्योंकि उसी समय जो है मानवतावादी सोच की विकास होने शुरू हो गया था कि भई मानव की ज़रूरत क्या है, उसको ध्यान में रखा जाए, ना कि एक गरीब व्यक्ति है जिसे खाने के लिए भोजन नहीं है और उस व्यक्ति को कह दिया जाए कि नहीं, पहले तू जाकर चर्च में जो है पूजा कर, चर्च में जाकर पूजा उपासना कर। तो आप बताइए, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, सुना है आपने? ये कहावत अक्सर अपन सुनते हैं, लोगों के द्वारा कही गई लोकोक्ति है कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, कि जब तक पेट की आग नहीं बुझेगी तब तक व्यक्ति भजन कैसे करेगा। तो अध्यात्म अपनी जगह है, लेकिन एक व्यक्ति की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो उसकी मांग है, वो अपनी जगह है। इसीलिए जो है ये सिद्धांत विद्यार्थियों मानवतावादी सिद्धांतों की श्रेणियों में है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत जरूरी है। अगर पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य जो है शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान के अंदर विद्यार्थियों ये जो सिद्धांत है, आपके आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, या फिर इसे आप मांग पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं, इसके प्रवर्तक की बात कर लेते हैं अपन। इस सिद्धांत के विद्यार्थियों जो प्रवर्तक है वो आपके अब्राहम मैस्लो मान जाते हैं। प्रवर्तक की बात कर लेते हैं अपन। प्रवर्तक की बात करें विद्यार्थियों तो प्रवर्तक का नाम है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो है विद्यार्थियों इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। अब्राहम मैस्लो जो है वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रह करके इन्होंने जो है विद्यार्थियों एक पुस्तक की रचना की थी, और उस पुस्तक के अंदर जो है इन्होंने अपने इस सिद्धांत का जिक्र किया था। 1954 के अंदर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है विद्यार्थियों द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ह्यूमन मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। 1954 के अंदर ये किताब लिखी हुई है विद्यार्थियों इनकी, और 1954 में ही इसी किताब में जो है इन्होंने आवश्यकता पूर्ति के सिद्धांत को जो है प्रमुख रूप से जो है प्रकाशित किया था। लोगों के सामने जो है ये सिद्धांत आया था इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, तो अब अब्राहम मैस्लो इस सिद्धांत के विषय में क्या कहते हैं, और किस तरह से इन्होंने जो है इस सिद्धांत में एक एक तरह से आप कह सकते हैं पदों के अंदर जो है मनुष्य की आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया है कि एक मनुष्य किस तरह से उसकी एक मूलभूत आवश्यकताएं होती है, और फिर उन मूलभूत आवश्यकताओं से मनुष्य बढ़ता 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 आगे बढ़ता है, और लास्ट में जाकर के उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, और पूर्ण रूप से उस व्यक्ति का विकास हो जाता है, उसका अधिगम हो जाता है। तो इस तरह से एक क्रम है इनका, उस क्रम को अपन एक रेखा चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, और इसी क्रम की वजह से जो है विद्यार्थियों इस सिद्धांत को पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। पदानुक्रम, पदानुक्रम का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों वो भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अधिगम का और मनुष्य की आवश्यकताओं का एक क्रम बताया है। उस क्रम में ही ये कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है समाज में रह करके। तो उस क्रम के बारे में जान लेते हैं अपन। लिख लीजिए, आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, अब विद्यार्थियों आवश्यकता पूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत हम जो है अब्राहम मैस्लो के द्वारा एक पद क्रम बताया गया है, कुछ सोपान बताए हैं, उन सोपानों पे चल करके जो है व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो देखिए, इस तरह से जो है आप एक त्रिभुज बना लें, और इस त्रिभुज में जो है आप इस तरह से 5 अलग अलग बॉक्स बना लें। 5 हो गया, 1 2 3 4 5। हाँ, अब देखिए सबसे निचली निचली जो विद्यार्थियों आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार जो है अपन ये रेखा चित्र बना रहे हैं मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार। तो देखिए सबसे निचली निचली जो है विद्यार्थियों, सबसे पहली और प्रारंभिक आवश्यकता क्या होती है मनुष्य की? रोटी कपड़ा और मकान होती है। सबसे पहले उसको जो है विद्यार्थियों भूख लगती है, यानी कि उसकी शारीरिक आवश्यकताएं होती है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे विद्यार्थियों दैहिक आवश्यकताएं। दैहिक कह सकते हो आप, या आप उसको शारीरिक भी कह सकते हो। शारीरिक आवश्यकता, आवश्यकता। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहली जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती है वो दैहिक यानी देह को लेकर के, शरीर को लेकर के, शरीर के विकास को लेकर के होती है, कि जब तक शरीर का विकास नहीं होगा, उसका पेट नहीं भरेगा, तो वो काम कैसे करेगा। तो सबसे पहली आवश्यकता जो है मनुष्य की वो कैसी है? शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं हैं। अब देखिए इन आवश्यकताओं में क्या क्या आ सकता है। इन आवश्यकताओं में भूख आ सकती है, प्यास आ सकती है विद्यार्थियों इस आवश्यकता के अंदर। भूख, प्यास, नींद आ सकती है विद्यार्थियों इसके अंदर, नींद आ सकती है। उसके अलावा काम आ सकता है, सेक्स, है ना, सेक्स भी अपन जो है
एक तरह से मनुष्य की दैनिक आवश्यकता है, तो इसी में हम शामिल करेंगे इसे भी। तो भूख, प्यास, नींद, काम, ये सारी मनुष्य की जो है दैहिक आवश्यकताएँ हैं, प्रारंभिक आवश्यकताएँ हैं ये, या इनको आप प्राथमिक आवश्यकता भी कह सकते हो। ये सभी क्या है? ये सभी जो है विद्यार्थियों मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकताएँ। ठीक है? इन सभी के बारे में आप जानते हो, लेकिन चूँकि मैस्लो का एक सिद्धांत है जो अपन पढ़ रहे हैं, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, इसलिए मैं आपको जो है क्रम के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने इसी क्रम में जो है अपने सिद्धांत में जो है इन चीज़ों का वर्णन किया है। तो पहली आवश्यकता, ये जो है विद्यार्थियों सबसे निम्न आवश्यकता है मनुष्य की। निम्न, निम्न आवश्यकताएँ हैं ये। इनको बिल्कुल निचले स्तर पर आप रख सकते हो, क्योंकि सबसे निम्न आवश्यकताएँ हैं ये, सबसे पहले इनकी ही ज़रूरत होती है मनुष्य को, उसके बाद मनुष्य आगे बढ़ता है। देखिए, जब मनुष्य की दैहिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाती है विद्यार्थियों, तो फिर उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है? रोटी जब मिल गई उसको, तो अब उसको कपड़े की और मकान की आवश्यकता होती है ना? साधारण अर्थों में बात कर रहे हैं अपन कि अब उसको किसकी आवश्यकता है? उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता। जब जब बच्चों जब व्यक्ति को जो है दैहिक आवश्यकताएँ उसकी पूरी हो गई है, तो अब उसे सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा का मतलब है कि उसे मकान चाहिए, उसे रहने के लिए मकान चाहिए, उसे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ठीक है? जिससे क्या होगा? उसकी सुरक्षा हो पाएगी। तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान, जब ये आवश्यकताएँ विद्यार्थियों पूरी हो जाती है, तब अगली आवश्यकता क्या होती है? अगली आवश्यकता एक व्यक्ति की होती है कि एक उसका परिवार हो, उस परिवार के अंदर उसके स्नेहीजन हो, सारे उसके परिवार के लोग हों जो उससे प्रेम करते हो, वो उनसे प्रेम करता हो, उसकी शादी हो, उसके बच्चे हो, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये स्नेह है। यानी कि जब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो गई, तो अब उसको किसकी आवश्यकता पड़ी है? स्नेह की आवश्यकता। स्नेह की आवश्यकता। ये ढंग से लिख नहीं पाया। हाँ, स्नेह की आवश्यकता, ठीक है? अब उसको स्नेह की आवश्यकता है, यानी कि उसे प्रेम की आवश्यकता है, उसे परिवार की आवश्यकता है विद्यार्थियों। उसे अपने परिवार को बनाने की आवश्यकता है, उसके परिवार के सदस्य हों, वो सभी उसको समझे, है ना? उससे प्रेम करे, वो अपने जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ प्रेम करे, उनके साथ मनोरंजन करे, उनके साथ खेले, उनके साथ बड़ा हो। तो ये सारे क्या है? ये उसकी स्नेह की आवश्यकताएँ हैं, ठीक है? आगे देखिए, जब स्नेह की आवश्यकताएँ व्यक्ति की पूरी हो जाएगी, तब उसको क्या चाहिए? तब उसको प्रतिष्ठा चाहिए, तब उसको सम्मान चाहिए, यानी कि उसे सम्मान चाहिए। वो घर में अगर रह रहा है, तो घर के सदस्यों के द्वारा उसका सम्मान किया जाए। अगर वो परिवार में है, पड़ोस में है, रिश्तेदारी में अगर कहीं जा रहा है, तो वहाँ भी जो है उसको क्या मिलना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए। तो अगली जो विद्यार्थियों उसकी आवश्यकता है, वो है सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता, या आप इसे कह सकते हैं प्रतिष्ठा। क्या चाहिए? प्रतिष्ठा की आवश्यकता चाहिए उसको। प्रतिष्ठा की उसको क्या है? आवश्यकता है। यानी कि वो प्रतिष्ठित होना चाहता है, वो अपना एक वजूद कायम करना चाहता है समाज में रह कर के, उसे सम्मान मिलना चाहिए पूर्ण रूप से। तो इसीलिए जो है विद्यार्थियों, ये भी जो है उस व्यक्ति की एक आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के अनुसार वो समाज में अपने आप को स्थापित करता है। और अंतिम रूप से अगर बात करते हैं विद्यार्थियों, जो सबसे उच्च स्तर की जो आवश्यकता बताई है, सबसे उच्च स्तर बताया है विद्यार्थियों इसे, ये जो 3 स्तर बताए हैं मैस्लो ने, ये स्तर कैसे हैं? ये मध्यम स्तर हैं। ध्यान रखना आप, मध्यम स्तर की आवश्यकताएँ। हाँ, मध्यम स्तर की आवश्यकताएँ, ठीक है? तो इस तरह से जो है 3 स्तरों के अंदर जो है अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं को बाँट दिया है। इसमें सबसे निम्न जो आवश्यकता है वो दैहिक और शारीरिक आवश्यकता है। सुरक्षा, स्नेह और सम्मान की जो आवश्यकता है व्यक्ति की, वो मध्यम स्तर की आवश्यकता है, और सबसे उच्च स्तर की जो आवश्यकता है विद्यार्थियों, वो है आत्म-सिद्धि की आवश्यकता। आत्म-सिद्धि। आत्म-सिद्धि आप कह सकते हो, या इसको आत्म-सम्मान भी आप कह सकते हो। आत्म-सिद्धि की आवश्यकता। आत्म-सिद्धि की आवश्यकता का मतलब है कि जब ये सारी आवश्यकताएँ व्यक्ति की पूरी हो गई, पूर्ण हो गई है समाज में रह कर के, तो अब व्यक्ति की क्या हो गई है? आत्म-सिद्धि हो गई है, यानी आत्मा परिपूर्ण हो गई है। अब वो जो है संतुष्ट होकर के जो है अपना जीवन यापन कर सकता है। उसका समाज में वर्चस्व हो गया है, समाज में उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। उसने अपने आप को स्थापित कर दिया है, यानी कि अपने आप को प्रूफ कर दिया है समाज के अंदर। तो अब क्या हो गया है? आत्म-सिद्धि की आवश्यकता है, यानी कि उसकी आत्म-सिद्धि हो गई है। आवश्यकता तो हम इसे नहीं कहेंगे, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ अब आवश्यकता की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आवश्यकताएँ सारी पूरी हो गई, तो अब आत्म-सिद्धि हो चुकी है, यानी कि उसने पूर्णता को जो है प्राप्त कर लिया है। ठीक है?
तो ये सबसे उच्च स्तर की जो है अब्राहम मैस्लो के अनुसार आवश्यकता पूर्ति के सिद्धांत में सबसे उच्च जो स्तर है वो आपके आत्म सिद्धि का स्तर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है विद्यार्थियों इन्होंने अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत दिया है कि इस क्रम में जो है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आप इस तरह से एक एरो लगाएंगे, यानी कि इस तरह से व्यक्ति ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अपनी निचली आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करते हुए, और सबसे उच्च आवश्यकता आत्म सिद्धि को जो है पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम जो है आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी है। ठीक है, चलिए आप इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक से याद करना चाहें तो ट्रिक से भी याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रिक बना लें, देखिए शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह, सम्मान और आत्म सिद्धि, इसकी ट्रिक बना लें आप। ट्रिक आप इस तरह से बनाएंगे कि मान लीजिए कोई लड़की है जिसका विवाह हो गया है और वो ससुराल में चली गई है, तो ससुराल में उसे कैसे रहना चाहिए विद्यार्थियों? ससुराल में उसे जो है स्नेह से रहना चाहिए, बिल्कुल प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अपनी जो सास है उसे अपनी माँ के समान दर्जा देना चाहिए, उसे माँ ही मानना चाहिए। हाँ, हालांकि ये भी है कि जो सास है उसे भी जो है अपनी जो बहू है, जो नई नवेली बहू है, उसे भी अपनी बेटी की तरह ही स्वतंत्रताएं देनी चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए, किसी प्रकार का बंधन नहीं रखना चाहिए। ये बात सासू माँ पे भी लागू होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं वो उम्र में बड़ी है, सास हैं, बड़ी है उम्र में, तो उनका सम्मान करना चाहिए एक बहू को। और सासू, देखिए सासू आ गया ना, सासू आ गया, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं ससुराल, ससुराल, तो ससुराल में तो ट्रिक बना लें आप। ससुराल में, ससुराल में ससुराल में जो बहू है उसे कैसे रहना चाहिए विद्यार्थियों? स्नेह से रहना चाहिए। ससुराल में कैसे रहना चाहिए? ससुराल में जो है विद्यार्थियों स्नेह से रहना चाहिए, रहना चाहिए। ये एक ट्रिक है और कुछ नहीं है, अन्यथा मत ले लेना कोई भी। ठीक है, कोई भी अन्यथा मत लेना। सास के बारे में, बहू के बारे में कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, ये कोई सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा है। केवल और केवल आपको समझाने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक ट्रिक बैठ जाए और ट्रिक के माध्यम से आप उसको याद कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ससुराल में स्नेह से रहना चाहिए, और स्नेह से रहने से क्या मिलेगा विद्यार्थियों? सम्मान मिलेगा। अगर कोई प्रेम पूर्वक रहेगा तो उसे पूरा सम्मान मिलता है। ठीक है, तो ससुराल में स्नेह से रहना चाहिए ताकि पूर्ण सम्मान मिले, ताकि सम्मान मिले व सम्मान नहीं, सम्मान, सम्मान मिले, ताकि सम्मान मिले व आत्म सिद्धि हो सके, व आत्म सिद्धि हो सके। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हो। देखो, ससुराल स से शारीरिक आवश्यकताएं, सु से सुरक्षा की आवश्यकता, स से शारीरिक आवश्यकता, सु से सुरक्षा की आवश्यकता, और स्नेह तो आ ही गया, रहना चाहिए स्नेह से, ताकि क्या मिले? सम्मान मिले। ये लो सम्मान आ गया, और उससे क्या हो जाएगी? आत्म सिद्धि हो जाएगी। तो जो नई नवेली दुल्हन है, जो बहू है, उसे अपने ससुराल के अंदर कैसे रहना चाहिए? स्नेह के साथ में रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ताकि उसे भी क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा, और उसकी क्या हो सकेगी? आत्म सिद्धि जो है हो सकेगी। ठीक है, तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये था अपना आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का दिया हुआ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रश्न आता है कई बार इस सोपान की, ये जो इन्होंने क्रम दिया है, सोपान दिए हैं, इन सोपानों में से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है, या फिर सीधा-सीधा पूछ लेते हैं कि आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत या फिर आत्म सिद्धि का सिद्धांत किसका है? तो अब्राहम मैस्लो इसके प्रवर्तक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन पुस्तक का नाम भी याद रखना, ये आपका सिद्धांत है। अब अपन एक सिद्धांत की और बात कर लेते हैं, जो कि एक मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। छोटा सिद्धांत है, छोटा सा सिद्धांत है, और जिसका नाम है विद्यार्थियों, जिस सिद्धांत का नाम है अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। सिद्धांत का नाम है अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम है विद्यार्थियों, छोटा सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक की बात कर लेते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके जो हैं कार्ल रोजर कहलाते हैं। कार्ल रोजर, कार्ल रोजर जो है इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें से सीधा प्रश्न आता है, कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं, फैक्ट पूछ लेते हैं कि अनुभवजन्य अधिगम उपागम के जो है प्रवर्तक कौन है? तो वो है आपके कार्ल रोजर। याद कैसे रखेंगे? अनुभव, अनुभव होना चाहिए। किसके लिए अनुभव होना चाहिए भाई?
रेजर चलाने के लिए, रेजर शेविंग वाला रेजर जो होता है, जब शुरू शुरू में शेविंग करते हैं बच्चे, जब किशोरावस्था के बालकों के पहली बार जब दाढ़ी मूंछ आने लगती है, तो पहली बार जब शेविंग करते हैं तो बहुत सी बार क्या है, कट लग जाता है उनके, कट जाता है क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं होता है। अनुभवों से व्यक्ति सीखता है। अनुभव और अभ्यास ही क्या है, अधिगम है। अनुभव और अभ्यास के द्वारा ये व्यक्ति जो है सीख पाता है। इसलिए अनुभव होना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि कार्ल रोजर के सिद्धांत का नाम क्या है, अनुभवजन्य अधिगम है। याद कैसे रखेंगे, रोजर को कर लेंगे रेजर, और रेजर और अनुभव को जोड़ देंगे, यानी कि आपको जो है रेजर चलाने के लिए क्या चाहिए, अनुभव की आवश्यकता होती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हाँ, ट्रिक अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, ले लो आप, रख लो अपने पास, याद कर लो। और अगर नहीं अच्छी लगती है तो छोड़ दो, सीधा याद कर लो अगर आपको सीधा याद होता है तो। ठीक है। इन ट्रिकों के माध्यम से क्या है, जब हम याद करते हैं तो एक अनुबंधन हो जाता है। पावलो का सिद्धांत पढ़ा था ना अपन ने, अनुबंधन का सिद्धांत, तो वो इन ट्रिक्स के ऊपर लागू होता है। ये ट्रिक्स जो होती है वो एक तरह से अनुबंधन कर देती है। अपने सामने जब भी रोजर का नाम आएगा तो हम रेजर को याद करेंगे कि हाँ, रोजर का मतलब रेजर, और रेजर चलाने के लिए क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। तो आपको सीधा फट से याद आ जाएगा कि भाई कार्ल रोजर के सिद्धांत का नाम क्या है, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत है। इस तरह से पावलो का कुत्ता घंटी के साथ अनुबंधित हो गया था। घंटी बजते ही जो है पावलो कुत्ते के मुंह में से लार आने लग गई थी, तो वो घंटी के साथ में अनुबंधित हो गया था। इसी तरह से हम जो है नामों को जो है किसी न किसी ट्रिक के साथ में जो है अनुबंधित कर देते हैं, और जब हमें वो नाम हमारे सामने आता है तो उस नाम से जो अनुबंधन हुआ होता है वो फटाक से हमें याद आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए पावलो का सिद्धांत काम कर रहा है। तो ये ट्रिक आप भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी और की ट्रिक फ़ॉलो करें। आप खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं। इस तरह से शब्दों को जोड़ करके आपस में कोई भी ट्रिक का निर्माण कर सकते हैं आप। ठीक है? आगे बताऊँगा मैं आपको ट्रिक कैसे बनाते हैं। इस माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं, एक लॉजिक अपने दिमाग के अंदर बनाते हैं आप, तो अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपको सभी नीतियाँ अपनानी पड़ेगी। केवल और केवल ये नहीं है कि आप सिलेबस को रटने बैठ गए, आप टॉपिक्स या जितना भी आपका मटेरियल है उसको आप रटने बैठ गए, नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप जो है पेपर को क्रैक कर पाएँगे। साम, दाम, दंड, भेद, सारे के सारे प्रयास आपको करने पड़ेंगे। ये भी नहीं है कि केवल आप ट्रिकें लगाने बैठ गए, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि कोई ट्रिकी वीडियो मिल जाए हमें, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं है कि हर चीज़ में ही आप ट्रिक लगाने बैठ गए। जहाँ आवश्यकता है, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर ईज़ी वे के अंदर कोई चीज़ आपको याद हो सकती है ट्रिक के माध्यम से, तो वहाँ पर आप ट्रिक लगा लो। ये नहीं है कि हर जगह ट्रिक लगाने बैठ गए। ठीक है? तो मैं ट्रिक का विरोध भी करता हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ ट्रिक लग सकती है वहाँ लगा देनी चाहिए। तो कार्ल रोजर रेज़र चलाने के लिए क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। रेज़र चलाने के लिए, रेज़र समझ गए ना आप, दाढ़ी वाला? रेज़र चलाने के लिए क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। रेज़र चलाने के लिए अनुभव चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा, कट सकता है। चलिए, ये अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत है। इसमें देखो विद्यार्थियों, कार्ल रोजर क्या कह रहे हैं? इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल रोजर जो है वो मुख्य रूप से एक मनुष्य के अधिगम के लिए, यानी मनुष्य के सीखने के लिए, उसके जो है आपके अनुभव को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यानी कि मनुष्य को जो है अनुभव जब होता है, किसी कार्य को करने से अनुभव होता है, जब मनुष्य खुद किसी कार्य को करके सीखता है और बार बार उस कार्य को अभ्यास में लेकर के आता है, उसका अनुभव उसको होने लगता है, तो वो उस कार्य में निपुणता प्राप्त कर लेता है। उस कार्य की जो कमियां हैं वो दूर हो जाती है, और उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। यानी कि उसके व्यवहार में क्या होता है, स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है। इसी को जो है इन्होंने अनुभवजन्य अधिगम कहा है। ठीक है, छोटी सी बात है, सामान्य सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इन्होंने जो है विद्यार्थियों सीखने के अंदर दो प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने बताया है स्थायी सीखना, सॉरी, एक तो इन्होंने बताया है अस्थायी सीखना। एक तो इन्होंने जो है विद्यार्थियों अपने सिद्धांत में शब्द दिया है अस्थायी सीखना, और एक इन्होंने दिया है स्थायी सीखना। ठीक है, तो जो अस्थायी सीखना है वो तो विद्यार्थियों संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक व्यवहार है। संज्ञानात्मक जो व्यवहार है विद्यार्थियों, वो अस्थायी रूप से सीखना है, और स्थायी सीखना जो है विद्यार्थियों वो अनुभवजन्य व्यवहार है। अनुभवजन्य व्यवहार, इसको समझें क्या है। ये दो शब्द दिए हैं कार्ल रोजर ने, इन शब्दों के माध्यम से इन्होंने जो है सीखने के प्रकार बताए हैं। देखिए, अस्थायी सीखने का मतलब है संज्ञानात्मक व्यवहार। संज्ञानात्मक व्यवहार का मतलब है संज्ञान, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से आपने जो जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान हासिल किया है वो क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें जीन पियाजे ने यही बात बोली है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक व्यवहार का मतलब है कि क्लासरूम में टीचर आया और टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चों ने पढ़ लिया।
ठीक है, एक मशीन की तरह टीचर आया, जितने भी उसके पास फैक्ट थे, जो तथ्य थे, वो सारे तथ्य जो हैं, उसने जो ज्ञान था, वो बच्चों के सामने क्या कर दिया टीचर ने, उड़ेल दिया, है ना? और बच्चों ने उसको ज्ञान को जो है ग्रहण कर लिया, नॉलेज को ले लिया, लेकिन वो ज्ञान उन्होंने कहीं भी बच्चों ने काम में नहीं लिया जीवन में, उनके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, ठीक है? मैंने आपको एक बार एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि अगर क्लासरूम में टीचर आकर कह रहा है कि भई बच्चों हमें नशाखोरी नहीं करनी चाहिए, हमें नशाखोरी से दूर रहना चाहिए, है ना? इस तरह की चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन वो शिक्षक स्वयं अगर उन कार्यों में लिप्त है, अगर वो खुद जो है नशा कर रहा है किसी भी प्रकार का, तो फिर वो बच्चों को अगर कुछ कहेगा, तो क्या बच्चों पर उसके कहे हुए का प्रभाव रहेगा? बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं रहेगा उसके ऊपर, उसके बातों का बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यानी कि बच्चे नहीं सीख पाएँगे, उसकी बातों से उन बच्चों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ पाएगा। अगर कोई बच्चा उस समय मान लीजिए कोई जर्दा गुटखा खा रहा है या फिर कोई बीड़ी सिगरेट नशा करता है, तो वो उस व्यवहार को नहीं छोड़ेगा, अपने पुराने वाले व्यवहार को, और टीचर की बातों से उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शिक्षक खुद भी उसके अंदर लिप्त है। तो वहाँ पर हम बोलेंगे ये कैसा व्यवहार था शिक्षक का? संज्ञानात्मक व्यवहार था, यानी कि टीचर ने केवल और केवल नॉलेज जो था उसके पास, उसकी किताबों से जो पढ़ा था नशे के बारे में, जो बीमारियों के बारे में, कभी नशे करने से, गुटखा खाने से कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, जर्दा खाने से कैंसर हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, कैंसर का कौन-सा प्रकार हो सकता है, सारी नॉलेज दे दी उसने बच्चों को। पूरी एकदम पूर्ण रूप से नॉलेज दे दी। लेकिन बच्चों के व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, और जो बच्चे वो नशाखोरी किया करते थे, वो वैसे ही नशाखोरी कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक व्यवहार। केवल और केवल ज्ञान को ग्रहण किया है, उसे जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया है, उससे व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, और जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, तो हम उसे अधिगम नहीं कह सकते। ठीक है? तो ये इसको जो है कार्ल रोजर ने क्या कहा है? कार्ल रोजर ने इसे अस्थायी सीखना कहा है। ठीक है? दूसरी बात करते हैं स्थायी रूप से सीखना। स्थायी रूप से सीखने का मतलब होता है विद्यार्थियों अधिगम करना। स्थायी रूप से सीखने का मतलब क्या होता है? अधिगम कर लेना, यानी कि व्यवहार में क्या होना? स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाना। इसीलिए इसको अनुभवजन्य व्यवहार कहा गया है। अनुभवजन्य व्यवहार का मतलब है कि व्यक्ति जब खुद करके सीखता है किसी कार्य को, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी रात को अपने परिवार के साथ किसी गाड़ी में, कार के अंदर जा रहे हैं और लंबा रास्ता आपको तय करना है। आप पहली बार उस रास्ते से जा रहे हैं और 2 आगे आप गए, जब उसी रास्ते से 2 रास्ते फट गए। एक रास्ता जो है वो कच्चा है और दूसरा रास्ता पक्का सड़क बनी हुई है। सड़क से अगर आप जाते हैं तो आपको जो आपका जो निर्धारित स्थल है वो 25 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर आप कच्चे रास्ते से जाते हैं तो वही निर्धारित स्थल 25 की जगह आपको 18 या 20 किलोमीटर ही पड़ता है। तो अब आपको वहाँ पर देखना होगा कि आप कौन-सा रास्ता चूज़ करें। अगर आपको लंबा रास्ता चूज़ करना है तो वो रास्ता सेफ है, उस रास्ते पर लाइट है, पूरे रास्ते पर रोड है, गाड़ी के पंचर होने की किसी प्रकार की डर नहीं है, फुल स्पीड में गाड़ी को आप ले जा सकते हो, जल्दी पहुँच सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ छोटा रास्ता है, जो कंकर पत्थरों से भरा हुआ है, किसी जानवर के अटैक करने की संभावना भी हो सकती है, कोई चोर डाकू उचक्का भी आपको वहाँ पर मिल सकता है और लूट सकता है, गाड़ी को रोक सकता है। लेकिन वो छोटा है रास्ता, तो वहाँ आपको ये जज करना होगा कि मैं किस रास्ते से जाऊँ। अगर आपने वो गलत रास्ता चुन लिया और आगे मान लीजिए कोई घटना घटित हो गई उस रास्ते पर, तो आपको क्या मिला? आपको अनुभव मिला। जब आप दूसरी बार उस रास्ते से जाएँगे और आपके सामने जब वो दोनों रास्ते दिखाई देंगे आपको, तो आप कौन से रास्ते को चूज़ करेंगे? आप लंबे वाले रास्ते को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रास्ता कहीं न कहीं क्या है? सेफ है। तेल ज़्यादा जल लग सकता है, पेट्रोल ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो रास्ता आपके लिए और आपके परिवार के लिए सेफ है। तो ये आपने क्या प्राप्त किया? अनुभव प्राप्त किया। आपने खुद से करके सीखा है। करके सीखना, लर्निंग बाय डू। जब व्यक्ति कोई कार्य खुद करके सीखता है, तो उसका अनुभव जो होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। तो आपको अनुभव कैसा हो गया? स्थायी हो गया। इसी को जो है कार्ल रोजर ने क्या कहा है? स्थायी रूप से सीखना कहा है, जिसे अनुभवजन्य व्यवहार कहा है। यानी कि अनुभव के द्वारा व्यक्ति जो व्यवहार करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे ही अनुभवजन्य व्यवहार नाम दिया है। ठीक है? तो ये कार्ल रोजर का सिद्धांत था विद्यार्थियों। 2 सिद्धांत आज हमने पढ़े हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। स्टडी करते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।